नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्वाध्याय से शिक्षा चैनल में। हम लोग आज से जीएस के एक विषय पॉलिटी को प्रारंभ कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगे तो इसे देखें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। आज हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वह टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले भी कई सारी इस पर वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन मेरा ध्येय है कि कुछ नए तरीके से इसको पढ़ा जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं संविधान की प्रस्तावना को। सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना है क्या? किसी देश की संविधान की प्रस्तावना से क्या तात्पर्य है? प्रस्तावना से तात्पर्य होता है, जिस तरह हम किताब में देखते हैं विषय सूची, किताब की भूमिका, तो जिस तरह से भूमिका से हमें पता चलती है कि इस किताब का उद्देश्य क्या है, इस किताब से क्या पढ़ना है, इस किताब से क्या सीखना है, इसी तरह प्रस्तावना किसी देश के संविधान के बारे में बताती है कि हमें उस देश की संविधान क्या चाहती है, उस देश की संविधान क्या उद्देश्य तय करती है, उस देश की संविधान अपने नागरिकों के लिए कैसा देश तय करती है। तो इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए संविधान में प्रस्तावना डाला जाता है। जिस तरह भारत के संविधान के प्रस्तावना को हम देखें तो यह भारत के संविधान की प्रस्तावना भी लगभग वह सारी चीज़ें बताती है जो किसी संविधान में, भारतीय संविधान में है। जैसे किन्हीं महान व्यक्ति ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्मपत्री है। अर्थात जन्मपत्री का मतलब है कि यह उसका भविष्य, उसके बारे में सारी चीज़ें हमें बताती हैं। तो देखते हैं संविधान की प्रस्तावना एक्चुअल में 22 जनवरी 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में अपना एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश करके बताया कि हम किस तरह का संविधान का निर्माण करना चाहेंगे। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर स्वीकार हुआ और स्वीकार होकर वही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक, तो प्रस्तावना जो है मुख्यतः, उसमें आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा होगा बचपन से, एनसीईआरटी की बुक में दी रहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष इत्यादि इत्यादि, और लास्ट में आता अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। इस संविधान के विभिन्न हिस्से हैं, इसी प्रस्तावना के विभिन्न हिस्से को हम लोग को समझना है। जैसे इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। ये शब्द पहले से नहीं थे। इन तीनों शब्दों को इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें जोड़ा गया समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तावना का महत्व है, वो हमारे प्रस्तावना जो हमारे संविधान के बारे में कई चीज़ें बताती है। जैसे सबसे पहले यह बताती है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या होगा। हमारे संविधान का स्रोत, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रथम पंक्ति ही मिलती है, हम भारत के लोग, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह तय करती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत अर्थात भारतीय जनता होगी। यानी कि भारत के मूल शक्ति का, भारत के शासन का स्रोत भारत की जनता होगी। यह अपने आप में एक उद्घोषणा है। द्वितीय देखें तो उपयोगिता के रूप में यह भारत के राज्य व्यवस्था के प्रकृति का भी परिचायक है। जैसे ये बताती है, प्रस्तावना में पढ़िएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द, समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द, ये सारे शब्द हमें बताते हैं। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द अपने आप में बताता है कि भारत राष्ट्र अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, अर्थात अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, यह अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। जैसे कुछ लोगों ने शुरुआत में आरोप लगाए कि भारत जब आज़ाद हुआ तो इसने ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल को स्वीकार कर लिया, तो माना गया कि ये तो इसकी गुलामी है, ये तो आप उसके राष्ट्रमंडल को स्वीकार कर लिए। लेकिन नेहरू जी ने संविधान सभा में बताया था कि हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपने सहमति से स्वीकार की है, हम जब चाहे उस राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते हैं, हम पे कोई बाध्यता नहीं है। इसी तरह देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति का दूसरा प्रकृति एक समाजवादी। अब मुद्दे उठते क्या, हमारा देश वह समाजवादी व्यवस्था को अपनाता है जिस समाजवाद का बात लेनिन या मार्क्स करते थे। जो समाजवादी व्यवस्था एक समय रूस में कायम हुआ था, सोवियत रूस में, क्या वो समाजवाद, या फिर समाजवाद एक ढकोसला मात्र है प्रस्तावना में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे संविधान में, प्रस्तावना में दिया गया समाजवादी शब्द अपने आप में एक विशिष्ट मायने रखता है भारतीय संदर्भ में। खास करके डीएस नकरा केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था, ध्यान रखिएगा, डीएस नकरा केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द दिया गया है
वह समाजवादी शब्द का तात्पर्य है गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण। अर्थात हमारा समाजवाद पूर्णतः निजी संपत्ति का विरोध नहीं करता, या पूर्णतः ये नहीं कहता कि संसाधन को सभी को बराबर बांट दिया जाए, और ना ही ये कहता है कि किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दी गई समाजवादी शब्द से तात्पर्य है कि समाज के वंचित, पिछड़े व गरीब गुरबे वर्गों को, तबकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार यथासंभव प्रयास करेगी, उनको आरक्षण इत्यादि माध्यमों से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास सरकार करेगी। अर्थात हमारे समाजवाद का मतलब है कि हम लोग निचले वर्गों को भी आगे बढ़ने का मौका देंगे, उनको भी आरक्षण इत्यादि माध्यमों से, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बराबर समान लेवल फील्ड प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो व्यक्ति खुद आगे हैं उनको उदारवादी तरीके से उनको भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अर्थात हमारे देश में संविधान में जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द दिया है, उस समाजवाद का तात्पर्य है गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण। इसी तरह एक और नया शब्द है जो पंथ निरपेक्ष। हमारी संविधान की प्रकृति होगी पंथ निरपेक्ष, हमारे भारत के राज व्यवस्था की प्रकृति होगी पंथ निरपेक्ष, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनमें भी यह एक मत था कि हमारे देश के जो भी प्रजाति हो, जो भी संप्रदाय हो, सब में एकता रहे, अनेकता नहीं। गांधी जी ने इनके लिए कई प्रयास किए। उन्हीं दर्शनों को अपनाते हुए हमने पंथ निरपेक्षता शब्द को उस समय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में रखा, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28 में खास तौर पे, लेकिन आगे चलकर इंदिरा जी ने 42वें संशोधन के माध्यम से इस संविधान में भी जोड़ा। हालांकि इसका अंग्रेजी वर्ड है सेक्युलर, इसका इंग्लिश वर्ड है सेक्युलर। तो कई लोगों को भ्रम हो सकता है क्या पंथ निरपेक्ष शब्द का एज इट इज वही मतलब है। यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य ये नहीं है धर्मनिरपेक्ष। यहाँ कई जगह लिखे जाते हैं लोग धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब है कि ईश्वर के पाने के कई पथ होते हैं, ईश्वर के पाने को कई पंथ होते हैं। उन पंथों से हमें कोई मतलब नहीं कि कौन किस पंथ से अपने ईश्वर को मानना चाह रहा है। सबकी अपने तरीके होते हैं, सबकी अपनी संस्कृति होती है, सबकी संस्कृति और सबके तरीके का सम्मान किया जाएगा। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की भावना है। हमारे यहाँ पश्चिमी देशों जैसी इस भावना नहीं है कि हम धर्म से तटस्थ हो जाएंगे। हाँ, यदि भारत सरकार को किसी धर्म में कोई कुरीति नजर आती है, कोई धार्मिक कुरीति, कोई धार्मिक भेदभाव से समाज में नफरत फैलता है, तो सरकार ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए कदम उठा सकती है। हाँ, सरकार किसी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जो उस धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, अर्थात यानी बिना उसके धर्म चल ही नहीं पाएगा, ऐसे मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन धर्म के ऐसे हिस्से जिनको हटाने से धर्म को कोई नुकसान ना हो, सरकार उन हिस्सों को, खासतौर से अगर वह हिस्से समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए सरकार कार्य कर सकती है। तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द भी है। और एक महत्वपूर्ण शब्द है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य। स्पष्ट यहाँ देखिए दो शब्द दिया है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो लोकतांत्रिक से स्पष्ट है हमारी जो कार्यपालिका है उसका चुनाव हम लोग करते हैं, संसद के माध्यम से हम लोग चुनाव करते हैं। तो हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, हमारे प्रतिनिधि मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो एक तरह से लोकतांत्रिक का मतलब हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है और शासन लोकतांत्रिक अर्थात जनता का शासन है। लेकिन गणराज्य से तात्पर्य हमारे यहाँ जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं अर्थात राष्ट्रपति, वह भी क्या होते हैं, चयनित होते हैं। चाहे भले वह अप्रत्यक्ष रूप से चयनित हो, भले वह अप्रत्यक्ष रूप से चयनित हो, लेकिन वह भी जनता द्वारा चयनित होते हैं, वह भी जनता द्वारा चयनित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हमारे देश के जनता है उनको चुनते हैं। जैसे हम सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, वही लोग वोटिंग के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनते हैं। अर्थात हमारे राष्ट्र प्रमुख और कार्यपालिका प्रमुख दोनों का चुनाव भारत की जनता करती है। इसीलिए हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसी तरह तीसरी उपयोगिता देखें तो यह संविधान के उद्देश्यों का भी परिचय देती है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। हमारे संविधान का उद्देश्य देखिए न्याय, सबसे पहला उद्देश्य न्याय। न्याय का मतलब है किस प्रकार के न्याय, खास तौर से तीन न्याय हमारे संविधान प्रदान करेगी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि हमारे समाज के किसी भी वर्ग को ना तो विशेष सुविधा दिए जाएंगे, खास तौर से अधिकार सुविधा प्राप्त वर्ग जो रहे हैं उनको कोई विशेष अधिकार नहीं, उनको भी समान अधिकार ही दिया जाएगा, उनको भी सबके समान माना जाएगा, और किसी को भी छुआछूत, अस्पृश्यता इत्यादि के आधार पर उनको रोका नहीं जाएगा। ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, यही सामाजिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ सभी लोगों को समान अधिकार होगा वोट डालने का। हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति मत डाल सकते हैं। इसमें ना कोई क्राइटेरिया रखी गई है कि धन उपार्जन करना पड़ेगा या फिर नौकरी पेशेदार होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों जब आज़ाद हुए थे हम लोग, तभी से हम लोगों ने अपनाया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चाहे वह किसी भी वर्ग के हो, चाहे वह कैसे भी लोगों कमाते हो ना कमाते हो, हर कोई यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। ये राजनीतिक न्याय है।
आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ के सभी लोगों को समान आर्थिक व्यवस्था प्रदान करना है ताकि सभी लोग आर्थिक रूप से सबल हो पाए। जैसे कुछ लोग किसी डिसेबिलिटी के कारण या सामाजिक पिछड़ापन के कारण काम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बचपन में ही शिक्षा से दूर हो जाते हैं, इन कारणों से उनको मान लीजिए बहुत सारी समस्याएं आती है, तो सरकार उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था करती है, जैसे आरक्षण देना, मनरेगा जैसे कार्यक्रम, इनसे सभी को समान न्याय प्रदान करने की कोशिश की जाती है आर्थिक रूप से। फिर आते हैं स्वतंत्रता पे, तो हमारे संविधान विचार की स्वतंत्रता प्रदान करती है कि हर कोई इस देश में अपना विचार रख सकता है, किसी मुद्दे को लेके किसकी क्या नज़रिया है, हालांकि वह हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपना विचार रख सकते हैं। विश्वास, कॉन्सेंस, वो हमारी स्वयं की है, हम किस चीज़ को मानते हैं, हमारे विश्वास किस चीज़ को लेके है, यह हम स्वतंत्र है, ये हमारे ऊपर कोई रिजिडिटी नहीं है कि हमें इसी विश्वास को मानना पड़ेगा। फिर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि अपने अंदर आने वाले विचारों को अभिव्यक्त करना, तो अभिव्यक्ति की भी हमें आज़ादी है, बोलकर, लिखकर, बताकर, इशारों से इत्यादि प्रकार से हम अपने अभिव्यक्ति दर्ज करा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वो अभिव्यक्ति हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा सरकार उसे रोक सकती है। लेकिन हम लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमें धर्म की आज़ादी, तो हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता में चर्चा की ही कि धर्म की आज़ादी भी है हमें। साथ ही उपासना की स्वतंत्रता, उपासना मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके। उसके बाद समानता, हमें समानता भी प्राप्त है, भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा अवसर से, कोई भी सरकारी नौकरी हो, इस किसी खास करके धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कौन कौन सा सरकारी जॉब करेगा, कौन कौन सा सरकारी जॉब नहीं करेगा। मान लीजिए कोई भी है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, वह भर सकता है फॉर्म, अवसर की समान समानता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा जैसे समाज के जो भी व्यक्ति दबे कुचले पिछड़े जो भी थे, जिनको समाज में खास करके दबा के रखा गया, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पर आवश्यक था कि प्रतिष्ठा सबका समान माना जाए। हमारे देश में मुकेश अंबानी जी का जो प्रतिष्ठा होगा, वही प्रतिष्ठा एक रिक्शा चालक की भी होगी। ऐसा नहीं है कि रिक्शा चालक की प्रतिष्ठा उनसे कम होगी। इसी तरह हमारे संविधान बंधुत्व की भावना के विकास को भी बताती है। हमारे संविधान का उद्देश्य है बंधुत्व की भावना को बढ़ाना, अर्थात भारत के सभी नागरिक आपस में भाईचारा बना के रखे। बस ध्यान रहे वह भाईचारा देश की एकता और अखंडता को खतरा नहीं पहुंचाए, क्योंकि लिखा है हम ऐसी बंधुत्व की भावना का विकास करने का प्रयास करेंगे जो हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करे। हम लोग संविधान की उपयोगिता देख रहे थे, हम लोगों ने 3 उपयोगिताएं पढ़ी। चौथी उपयोगिता है संविधान की कि संविधान के अर्थ निर्धारण में भी प्रस्तावना उपयोगी होती है। जैसे बेरोबारी यूनियन मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, अर्थात यदि संविधान के किसी अनुच्छेद को समझने में यदि सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़े तो वह प्रस्तावना का सहारा लेकर उसका अर्थ निर्धारण कर सकती है। इसी तरह 5वें उपयोग के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रस्तावना एक ऐतिहासिक स्रोत भी है, अर्थात संविधान के स्वीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित होने की तिथि को यह बताती है। ध्यान होगा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में अंतिम पंक्ति है, एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अर्थात तय है कि संविधान के स्वीकृत और अधिनियमित होने के तारीख के बारे में हमें बताती है। अब कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में कि संविधान का प्रस्तावना का प्रेरक देश कौन है, तो हमारे संविधान का प्रेरक देश है अमेरिका प्रस्तावना का। अमेरिका के प्रस्तावना से प्रेरित होकर हमने भी प्रस्तावना को अपनाया, और हमारे प्रस्तावना की जो भाषा और विषय वस्तु है वह ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स देके और नाम पूछ लिए जाते हैं कि वो किन्होंने बताया। तो जैसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, ये कहा था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी जी का कहना था कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, अर्थात यह भारत के भविष्य की रूपरेखा को तय करती है, जिस तरह जन्मपत्री किसी बच्चे की रूपरेखा को तय करती है। हम लोग जब बच्चा होता है जाते हैं जन्मपत्री दिखाने के लिए, तो जन्मपत्री दिखाते हैं तो हम लोग तय करते हैं कि जन्मपत्री कुंडली बनाते हैं। इसी तरह यह भी संविधान की कुंडली है कि संविधान कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश की राजनीतिक भविष्य कैसी होगी। और दूसरे रूप में हम लोग देखें तो दूसरा स्टेटमेंट है न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर का, जो बताते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। अर्थात प्रस्तावना जो है, उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी पेश किए थे, वह पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उन लोगों ने अनुभव किया, जो उन लोगों को सुधार महसूस होने थे, उसी को उन्होंने अपना संविधान बनाने का उद्देश्य लक्षित किया। तो इसलिए जब हम संविधान के किसी क्लाउज, किसी अनुच्छेद को हम लोग पढ़ें, आर्टिकल्स को पढ़ें, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हम प्रस्तावना देख के समझ सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता वास्तव में क्या चाहते थे, वो हमारे प्रस्तावना में लक्षित होता है। आगे देखें तो सबसे
कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। जिस तरह आत्मा शरीर से निकाल दे तो शरीर प्राण विहीन हो जाता है, उसी तरह यदि प्रस्तावना को खत्म कर दिया जाए तो संविधान भी आत्मा विहीन हो सकती है। उनका मानना था कि प्रस्तावना हमारे संविधान के बारे में सब कुछ बताती है, सोल है। अगर हम प्रस्तावना को जान ले, संपूर्ण संविधान को जान सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना की क्या क्या उपयोगिता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसे देखें और आपके विभिन्न एग्जामों में ये मदद भी करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।